जो सेकंड जनरेशन टेक्निक है एंडोमेट्रियल अब्लेशन की, उसमें जो है ना इम्पिडेंस कंट्रोल्ड एंडोमेट्रियल अब्लेशन की जाती है। थर्मल यूट्राइन बैलून थेरेपी, जिस तरह यहाँ पे भी है थर्मल यूट्राइन बैलून थेरेपी, और ये माइक्रोवेव अब्लेशन। तो ये सेकंड जनरेशन में डिफरेंट ऑप्शन है, थर्मल यूट्राइन बैलून थेरेपी, माइक्रोवेव अब्लेशन, इम्पिडेंस कंट्रोल्ड एंडोमेट्रियल अब्लेशन। तो अब अब्लेशन का ये नुकसान है, इसका जो पोस्ट सर्जिकल इफेक्ट है ना कि 40% वुमेन इसके बाद एमेनोरिक हो जाएंगी, उसकी पीरियड्स रुक जाएंगे, 40% को मार्कली रिड्यूस ब्लीडिंग होगी, 20% को कोई इफेक्ट भी नहीं होता। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन में से इसमें ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इस अब्लेशन से भी हेमरेज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, और इसमें यूट्राइन परफोरेशन हो सकती है। ठीक है, यूट्राइन परफोरेशन, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो गई एंडोमेट्रियल अब्लेशन की। उसके बाद आ जाता है अगला, जो दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट था वो था हिस्टेरेक्टमी। अच्छा, हिस्टेरेक्टमी जो है इसमें क्या करते हैं, अब हम यूट्रस को ही निकाल देंगे। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो यूट्रस ही निकाल दिया, ओनली गारंटीड है ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग उसके लिए। लेकिन ट्रायल्स जो है उन्होंने शो किए इसमें हायर मॉर्बिडिटी। ठीक है, हिस्टेरेक्टमी से भी पहले याद रखें हम फीमेल को एंडोमेट्रियल अब्लेशन सजेस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, लॉन्गर रिकवरी और फाइनेंशियल कॉस्ट भी ज़्यादा है कंपेयर टू द एंडोमेट्रियल अब्लेशन। तो इसमें जो है ना ये ऑफन अकम्पनी होता है बायलेटरल ओफेरेक्टमी। ठीक है, दोनों साइड पे बायलेटरल ओफेरेक्टमी होती है। इसमें दोनों ओवरीज भी निकाल दी जाती हैं ताकि जो है ओवेरियन कैंसर का रिस्क भी कम हो। तो डिफरेंट टाइप्स होती है, एक होती है टोटल हिस्टेरेक्टमी। इस टाइप में जो यूट्राइन सर्विक्स है ना उसको भी हम निकाल देते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें ना ब्लेडर की इंजरी का भी रिस्क होता है। टोटल हिस्टेरेक्टमी में यूट्राइन सर्विक्स भी हमने निकाल दी। जो सब टोटल हिस्टेरेक्टमी में यूट्राइन सर्विक्स वहीं पे पड़ा है, रिटेन है, वो नहीं निकाला, तो ये ज़्यादा क्विक है, इसमें ब्लेडर इंजरी का भी खतरा कम होता है। मेथड ये है कि हम एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी भी कर सकते हैं, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी या लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। अच्छा, अब आ जाए फाइब्रॉइड्स की वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अच्छा, ये देखें जो फाइब्रॉइड की वजह से जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है ना, तो उसमें फिर हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन होते हैं। या तो हम उसमें यूट्राइन जो है आर्टरी की एम्बोलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन याद रखिएगा। या फिर हम इसमें जो है ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन की जाएगी फाइब्रॉइड की, ट्रांस सर्वाइकल सर्विक्स से जो है ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ द फाइब्रॉइड, या तो यूट्राइन आर्टरी की एम्बोलाइजेशन, या फिर जो है हम मायोमेक्टमी कर देते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शन हैं। अगर हम फाइब्रॉइड्स को ही इन तरीक़ों से सही करेंगे तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी सही हो जाएगी। अच्छा, अब आ जाए कि अक्यूट सिवियर, अगर किसी को अक्यूट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है। उसमें आपने जल्दी पेशेंट को एडमिट किया, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन ली, पेल्विक एग्जामिनेशन की, ब्लड वर्कअप में आप सीबीसी, कोगुलेशन प्रोफाइल और बायोकेमिस्ट्री करवाओगे। लार्ज आईवी बोर कैनिलाज आपने जो है ना आईवी एक्सेस मेंटेन करनी है फ्लूइड रिससिटेशन के लिए भी, और ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ा तो। और ट्रांसजेमिक एसिड हम आईवी या ओरल देंगे, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। हाई डोज उनको जो है हमने प्रोजेस्ट्रोन का देना है, ये याद रखें। इसमें हाई डोज प्रोजेस्ट्रोन का जल्दी देंगे ताकि उसमें जो है ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाए। एक बार अगर पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है तो फिर हमें उसका वर्कअप और मैनेजमेंट करनी होगी एज अबव। दैट्स इट। तो यहाँ पे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया आपको पता है मोस्ट कॉमन जो है पीरियड्स में फीमेल को मोस्ट कॉमनली ये होता रहता है। ठीक है, पीरियड्स में एब्डोमिनल पेन, यानी डिस्मेनोरिया हम कहते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज डिस्मेनोरिया। इसको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, एक प्राइमरी होती है, दूसरी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो टाइप होती है जिसमें पेन का कोई ऑब्वियस ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता। ये जैसे ही मिनार्की शुरू होती है फर्स्ट टाइम, चाहे बच्ची को जो है पीरियड्स आते हैं तो तब से ही जो है प्रेजेंट होता है उसको पीरियड्स में हर महीने पेन होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी डिस्मेनोरिया। कोई ऑब्वियस ऑर्गेनिक लीजन नहीं है, कोई कॉज नहीं है। जो दूसरी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है उसमें पेन किसी अंडरलाइन कॉज की वजह से होगा, और वो ना ओवर टाइम डेवलप करता है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ मिनार्की। जब से मिनार्की हुई तब से उसको नहीं होता, जो ओवर टाइम जो है किसी भी वक्त जो है ये हो सकता है, और इसमें कोई ना कोई ऑर्गेनिक कॉज है, सेकेंडरी में ऑर्गेनिक कॉज है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। अब वो क्या कॉज हो सकता है उसमें, या तो उसको एंडोमेट्रियोसिस है, मोस्ट कॉमन वजह जो है सेकेंडरी की है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से उसको मेंस्ट्रुअल पेन होता है, या उसको पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से, या फिर एडिनोमायोसिस की वजह से हो सकता है। ठीक है, एडिनोमायोसिस हो सकती है उसको, एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है, या सर्वाइकल स्टीनोसिस। तो ये सारे इसमें कॉजेज़ लिखे हुए हैं। आपको पता है कि एंडोमेट्रियोसिस जो है
एडिनोमायोसिस में मायोमेट्रियम में जो टिश्यू ग्रो कर जाता है। एशरमैन सिंड्रोम मैंने आपको बताया ना कि स्कार टिश्यू यानी एडिशन या साइनी की फॉर्मेशन बन जाती है यूट्रस में और या फिर सर्विक्स में, ठीक है। ये ज़्यादातर डायलेशन DNC के बाद या कोई यूट्राइन सर्जरी हुई उसके बाद ये एशरमैन सिंड्रोम हो जाता है, या सर्वाइकल स्टीनोसिस। तो ये सारी जो वजूहात हैं ये इसकी हैं मेंस्ट्रुअल डिस्मेनोरिया की, ठीक है, मेंस्ट्रुअल पेन की, सेकेंडरी मेंस्ट्रुअल पेन की। तो कैसे आप जो है डिस्मेनोरिया को डायग्नोस करते हो? आप जब हिस्ट्री और एग्जामिनेशन लोगे उसमें भी आपने कुछ चीज़ों पे फोकस करना है कि पेन की सिवियरिटी कितनी है और टाइम, किस टाइम पे ये पीरियड ये मेंस्ट्रुअल पेन होता है, डिस्मेनोरिया होता है, कितनी सिवियरिटी का किस टाइम पे होता है। अच्छा, पेल्विक पेन है और डीप डिस्पेरोनिया, अगर उसको जो है ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो है वो डिस्पेरोनिया होता है, डीप डिस्पेरोनिया, और पेल्विक वाला पेन है तो उसमें कोई ना कोई पेल्विक पैथोलॉजी छुपी है, ठीक है। अगर कुछ ये लाजमी पूछना है कि आपको पहले जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं हुई या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ तो नहीं हुई। इसके अलावा आप एब्डोमिनल या जेनाइटल ट्रैक अगर पहले सर्जरी हुई है एब्डोमिन की या जेनाइटल ट्रैक की, वो लाजमी आप पूछोगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी करोगे आप पेल्विक मास को एक्सक्लूड करने के लिए, ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की, पेल्विक मास को रूल आउट किया। इसके अलावा आपने लाजमी जो है पेल्विक एग्जामिनेशन सर्वाइकल एक्साइटेशन के लिए, एडनेक्सल टेंडरनेस और मास के लिए चेक करनी है पेल्विक एग्जामिनेशन। अब इन्वेस्टिगेशन आप कौन से करवाते हो? इसमें आपने जो है एंडो सर्वाइकल स्वाब करवाना होगा फॉर द क्लेमाइडिया एंड निजेरिया, हाई वेजाइनल स्वाब फॉर द अदर पैथोजेंस, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी व्हेन एंडोमेट्रियोसिस इज सस्पेक्टेड, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन याद रखें आपने, एक तो एंडो सर्वाइकल स्वाब किया क्लेमाइडिया और निजेरिया के लिए, और हाई वेजाइनल स्वाब बाकी पैथोजेंस के लिए, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी तब करेंगे जब आप एंडोमेट्रियोसिस सस्पेक्ट कर रहे हो, हाई वेजाइनल और एंडो सर्वाइकल स्वाब नॉर्मल है अगर, और सिम्टम फिर भी परसिस्ट कर रहे हैं तो भी आप डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हो। और इसके अलावा जब डेफिनेटिव डायग्नोस और रीएश्योरेंस चाहिए पेशेंट को, उसके लिए भी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की जाएगी। ट्रीटमेंट क्या आते हैं हमारे पास इसमें डिस्मेनोरिया के लिए? एनसेड जो है पेन किलर, जो मेफिनेमिक एसिड है, ये या तो CUCP दिए जाते हैं। CUCP से जो है ओव्यूलेशन अबॉलिश होगी, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है। लेवोनोर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम जो है मिरेना के नाम से, ये फर्स्ट लाइन ऑप्शन है। लेप्रोस्कोपी से भी पहले ये दिया जाता है, ठीक है। लोकल हीटिंग भी जो है इसमें जो है एनसेड्स के तौर पे ये इफ़ेक्टिव होता है, एज़ इफ़ेक्टिव एज एनसेड। और लाइफस्टाइल चेंजेस में एक्सरसाइज, लो फैट खाएं, वेजिटेरियन डाइट, तो ये चीज़ें इसमें हेल्प करेंगी। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग, अब ये डिस्पेरोनिया में जो है ना शॉर्ट टर्म होते हैं, ये सिर्फ हाइपो ईस्ट्रोजेनिक स्टेट को अवॉइड करने के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा पेशेंट्स को असेस करने के लिए यूज़ होता है, जो कि हिस्टेरेक्टमी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो पेशेंट्स हिस्टेरेक्टमी से भी सही नहीं हुआ तो उनके लिए GnRH के एनालॉग दिए जाएंगे। लेकिन अगर डिस्मेनोरिया GnRH एनालॉग से भी सही नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो हिस्टेरेक्टमी से सही नहीं होगा। यानी हम एक तो असेस करने के लिए दे रहे हैं कि भाई इसकी हिस्टेरेक्टमी करें या नहीं, ये रिस्पॉन्ड करेगा हिस्टेरेक्टमी के, इसके लिए हम देते हैं। अगर इससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हिस्टेरेक्टमी से फ़ायदा नहीं होगा, आप हिस्टेरेक्टमी नहीं करोगे, ठीक है। अब आ जाए अंडरलाइंग कॉज पे, तो अंडरलाइंग कॉज हमने देखे ना, तो उसको भी ट्रीट करना है। एंडोमेट्रियोसिस है तो उसमें COCP देंगे, प्रोजेस्ट्रोजन, GnRH एनालॉग, एंटीबायोटिक्स देंगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के लिए, और रिलीफ ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, यूजुअली सर्जिकल ऑब्स्ट्रक्शन, दैट्स इट। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है टॉपिक डिस्पेरोनिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एमेनोरिया।